Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just three things: liking the videos, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, let's move ahead with our course और साइंस और टेक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हेल्थ सेक्शन में देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में था। तो सबसे पहले था ट्रांस फैट्स क्या होता है तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्या था, क्योंकि WHO ने अपनी रिपोर्ट रिलीज़ करी है ट्रांस फैट एलिमिनेशन पे। रिपोर्ट का नाम क्या है? काउंटडाउन टू 2023 ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि किसने रिलीज़ किया है। WHO ने रिलीज़ करी है। किस पे है? ट्रांस फैट्स पे। वैसे ट्रांस फैट अगर रिपोर्ट आएगी तो आपको पता ही चल जाएगा ट्रांस फैट्स पे। खैर बस आप इतना याद रखो कि WHO ने रिलीज़ करी है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ट्रांस फैट्स होते क्या हैं। व्हाट आर ट्रांस फैट्स? ठीक है, तो ट्रांस फैट्स आर बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड मतलब कि इसमें जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है ना, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब डबल बॉन्ड होगा कुल मिला के। डबल ट्रिपल बॉन्ड जब होते हैं तो उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो नेचर से भी मिलते हैं हमको और मैन मेड सोर्सेज से भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको याद रखना है। ये डेयरी में मिलते हैं और कुछ मीट प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मैन मेड ही हैं, ये आपको डेयरी में भी, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिल जाएंगे और आपको मीट प्रोडक्ट्स में भी ये मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइज जो रिसोर्सेज होते हैं, जो अपने इंडस्ट्रियलाइज सोर्सेज होते हैं, उसमें कहाँ से मैन मेड सोर्सेज में कहाँ से आते हैं ट्रांस फैट्स। तो बेसिकली इंडस्ट्री में क्या किया जाता है ना, इंडस्ट्री में हाइड्रोजन को जब हम ऐड करते हैं किससे? वेजिटेबल ऑयल से। ठीक है, हाइड्रोजन को जब हम ऐड करते हैं वेजिटेबल ऑयल से तो क्या होता है, हमको मिलता है ये वनस्पति जो होता है ना वो मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको हम जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये तो लिक्विड है। ठीक है, और इसमें हम हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं तो ये सॉलिड बन जाता है। ठीक है, बटर टाइप, या फिर आप वैसा समझो घी जो होता है ना, जब घी को फ्रिज में रख देते हो तो घी ऐसे जम जाता है ना, उस टाइप का ये सॉलिड बन जाता है। तो वो होता है। तो बेसिकली यहाँ से ये इसका सोर्स है। ठीक है, इंडस्ट्री प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स ये क्या होते हैं, ये हार्ड हो जाते हैं वेजिटेबल फैट्स की वजह से, सच एज मार्गरीन एंड घी, जैसे मैं बता रहा था, है ना। एंड ऑफन आर प्रेजेंट इन स्नैक फूड, जैसे आप हल्दीराम्स का वो खाते होगे, क्या बोलते हैं, आलू भुजिया, उसमें रहता है, बेक्ड गुड्स में रहता है, फ्राइड फूड्स में रहता है। तो इन सब में अपना ट्रांस फैट्स रहता है। अब ये यूज़ क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी शेल लाइफ बहुत लॉन्गर होती है और चीपर पड़ते हैं, बाकी फ़ैट्स के कंपैरिजन में बहुत ही चीप होते हैं और शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है, ज़्यादा समय तक चलते हैं। इंडिया में वनस्पति, देसी घी, बटर, मार्गराइन, इन सब में ट्रांस फैट्स होता है। ठीक है, अनहेल्दी होते हैं, ऑब्वियसली अनहेल्दी होते हैं, है ना, क्योंकि ये इसमें क्या होते हैं, ये लोग जो लो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये बढ़ा देते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को ये लोअर कर देते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि ट्रांस फैट्स के जो कंजम्पशन से क्या होता है, जो लो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इंक्रीज़ होता है और जो बेसिकली आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो तो नहीं मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बोलूँगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब WHO रिकमेंड्स दैट ट्रांस फैट्स इनटेक, WHO क्या रिकमेंड करता है कि इसको 1% ऑफ टोटल एनर्जी टेक से कम करना है, मतलब लेस देन आपका 1% एनर्जी कंजम्पशन इससे होना चाहिए और 2.2 ग्राम पर डे से मतलब कम होना चाहिए, या फिर 2000 कैलोरी की डाइट में 2000 जनरली रिकमेंडेड क्या रहता है कि आप एक दिन में 2000 का कैलोरी लो, है ना। तो जो भी आप डाइट ले रहे हो उसमें ये बेसिकली 2.2 ग्राम से कम आपको कंज्यूम करना है एक दिन में ट्रांस फैट्स। अभी हम आगे और लिमिट्स देखेंगे इसकी क्या है। अब मई 2019 में WHO ने रिप्लेस एक्शन फ्रेमवर्क लॉन्च किया था ये ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट करने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन से, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो रिप्लेस एक्शन है किसका है, WHO का है। किससे रिलेटेड है? ट्रांस फैट के एलिमिनेशन से। इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ट्रांस फैट्स के रिगार्डिंग? तो इंडिया ने टारगेट सेट किया था कि हम ट्रांस फैट्स को 2% से कम कर देंगे बाई ईयर 2022 फेज्ड मैनर में। और फसाई क्या लिमिट सेट करता है? फसाई लिमिट सेट करता है कि हम जो कंटेंट है, जो ट्रांस फैट्स का कंटेंट है फैट्स और ऑयल्स में, उसको 5%
तक लिमिट करेंगे। अभी उन्होंने ये बोला है कि इस 5%, ये जो 5% है इसका भी हम फेज रिडक्शन करेंगे, मतलब 5% है ना, इसको हम 3% करेंगे, फिर 2% करेंगे और फिर एलिमिनेट करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि अभी हम क्या करेंगे, 3% करेंगे बाय 2021, 2% करेंगे बाय 2022 फ्रॉम द करंट लिमिट्स ऑफ 5%। तो इसके लिए दो फसाइन इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहला क्या है, पहला है ईट राइट मूवमेंट। तो ईट राइट मूवमेंट में क्या है कि हम सॉल्ट, शुगर और ऑयल इन सब का कंजम्पशन 30% से कम कर देंगे इन 3 ईयर्स। तो आपको याद रखना है कि ईट राइट मूवमेंट में क्या है, ईट राइट मूवमेंट में सॉल्ट, शुगर और ऑयल का कंजम्पशन हम 30% से रिड्यूस करेंगे इन 3 ईयर्स। उसके बाद एक आता है हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन। हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन जो है ये भी सेम चीज़ है। इसमें क्या है, हम ट्रांस फैट्स के कंजम्पशन को हम कम करेंगे, है ना, और हेल्दियर अल्टरनेटिव्स को प्रमोट करेंगे या प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हार्ट दोनों आपको याद रखना है। ईट राइट मूवमेंट किससे रिलेटेड है कि 30% हम कम करेंगे क्या, सॉल्ट, शुगर और ऑयल का कंजम्पशन। और हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन में क्या है, हम क्या करेंगे, ट्रांस फैट्स के कंजम्पशन को डिक्रीज़ करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ लॉन्च हुई थी, ट्रांस फैट फ्री लोगो। अब जो भी ऐसी फूड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके प्रोडक्ट में 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम से कम ट्रांस फैट है, वो ट्रांस फैट फ्री लोगो अपने प्रोडक्ट पे छपवा सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक का सिंबल छपता है ना, वैसे वो ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्ट का भी छपवा सके ताकि कंज्यूमर देख के उनका प्रोडक्ट ले, इस टाइप से, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव्स हैं। उसके बाद फसाए फूड जो अपनी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर इस्टेब्लिश हुई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या करती है ये, फसाए नाम से क्या पता चल रहा है, फूड के सेफ्टी और स्टैंडर्ड को इंश्योर करेगी, है ना, नाम से ही पता चल रहा है, यही करती है। मेजर काम यही है कि फूड रूल्स लेआउट करती है, गाइडलाइंस देती है ना, और क्या क्या करती है, रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चरर्स को, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इम्पोर्ट, ये फूड प्रोडक्ट्स के सारे जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं उसके मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इम्पोर्ट, और ये इंश्योर करती है कि वो सेफ़ हो, है ना, और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लायक हो, है ना। ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी फूड्स की सप्लाई हो रही है। द एक्ट ऑल्सो एम्स टू इस्टेब्लिश अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स बाय मूविंग मल्टी डिपार्टमेंटल कंट्रोल टू अ सिंगल लाइन ऑफ कमांड, ठीक है। फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, फूड सेफ्टी से रिलेटेड सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ये आएगी तो वैसे ही सही मारोगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फसाई। तो किसके अंदर आता है, ये आपको याद रखना है, फसाई किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं, किसने रिलीज़ किया है, अगेन फसाई एज ए न्यूज़, फसाई ने रिलीज़ किया है। क्या है ये, फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये बताता है कि स्टेट में जो फूड बिक रहा है ना, वो कितना सेफ़ है, और जो क्या बोलते हैं, जो स्टेट्स हैं वो कितने क्या स्टेप्स ले रहे हैं फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। मतलब जो अच्छे स्टेप्स लेगा उसका रैंक अच्छा आएगा, जो कम स्टेप्स लेगा या ज़्यादा नहीं कर रहा है तो वो उसके कम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, फसाई ने इसको रिलीज़ किया है। इंडेक्स क्या करता है, क्या करता है, इंडेक्स इज द डायनेमिक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेंचमार्किंग। तो क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को मेजर करता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग फूड सेफ्टी अक्रॉस ऑल स्टेट्स। तो हर स्टेट में बेसिकली फूड सेफ्टी को इंश्योर करता है और उसको रैंक करता है। नाम से पता चल रहा है ना, फूड सेफ्टी है, तो फूड सेफ्टी को हर स्टेट्स में ये इंश्योर करेगा, है ना। उसके बाद इसकी रैंक जो भी रिलीज़ हुई है उसमें सब लार्ज स्टेट्स में टॉप किया है गुजरात ने, स्मॉल स्टेट्स में टॉप किया है गोवा ने, और यूटीज़ में सबसे नंबर 1 कौन आया है, चंडीगढ़। अब इंडेक्स जो है वो 5 पैरामीटर्स पे बेसिकली फोकस करती है। 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रैंक करती है स्टेट्स को। और वो 5 पैरामीटर्स क्या हैं, पहला है कंज्यूमर एम्पावरमेंट, दूसरा है फूड टेस्टिंग मतलब क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है फूड टेस्टिंग और सर्वेलियंस के लिए। फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा कैसा है, कंप्लाइंस फूड सेफ्टी से कैसा हो रहा है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स हैं उससे कंप्लाइंस कैसा हो रहा है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी है, जो ये मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है, कितनी अवेयरनेस है कंज्यूमर्स में, ये सब भी इसमें देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फूड एडल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो न्यूज़ में क्यों होता है, क्योंकि भाई गोल्ड सिरप, इन्वर्टेड शुगर सिरप और राइस सिरप, इन सब चीज़ों को चाइना से इंपोर्ट करके बेसिकली हनी में जो है एडल्ट्रेट किया जा रहा है। तो हनी जो आप कंज्यूम करते हो, भले ही वो पतंजलि का हो चाहे डाबर का हो, है ना, उसमें भी एडल्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो गया। तो गोल्ड सिरप, इन्वर्टेड शुगर सिरप और राइस सिरप, है ना, इनमें बेसिकली जो है हनी का बेसिकली ये जो हनी आ रहा है उसमें ये एडल्ट्रेशन के टाइम एज एन एडल्ट्रेंट यूज़ होता है ना। तो वो बेसिकली इम्पोर्ट कहाँ से होता है, ये इम्पोर्ट होता है चाइना से। ऐसा नहीं है कि डाबर और पतंजलि में है, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे कल को जाओ बोल दो कि भाई नहीं हमको डाबर का नहीं चाहिए क्योंकि इसमें एडल्ट्रेशन है, ऐसा नहीं है। कुछ लोकल जो प्रोडक्ट्स आते हैं हनी के, है ना, उसमें ये एडल्ट्रेशन इसका हो रहा है, ठीक है।
फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है एडल्ट्रेशन? एडल्ट्रेशन मतलब कोई हम अनवांटेड चीज़ इसमें डालते हैं ना, कोई चीप चीज़ अनवांटेड होती है, चीप होती है, ताकि उसका कॉस्ट रिड्यूस किया जा सके, है ना। तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटी बहुत बेकार होती है उस चीज़ की, तो ऐसे सब्सटेंसेस जब हम मेन चीज़ में डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन। तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ एडिंग मिक्सिंग ऑफ पुअर क्वालिटी, इन्फीरियर, हार्मफुल, सब स्टैंडर्ड, यूजलेस और अननेसेसरी सब्सटेंसेस टू फूड, है ना। अच्छा, अब ये बताओ इसमें और एडिटिव में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज़ एन एडिटिव? क्योंकि कभी कभार पूछ लेंगे आपसे, क्योंकि एडिटिव भी यही चीज़ होता है, एडिटिव भी मेन फूड में डलता है। बट एडिटिव क्या होता है? एडिटिव फूड में डल के बेसिकली उसको इन्हेंस करता है ना, उसके टेस्ट को इन्हेंस करता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करता है, तो वो होता है एडिटिव। बट एडल्टरेंट क्या होता है? एडल्टरेंट बेसिकली इज़ अ हार्मफुल थिंग। वो कोई एक पुअर क्वालिटी इन्फीरियर मटेरियल जब हम फूड में ऐड करते हैं ताकि उसको चीप बना सकें, उसको हम बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, एडल्ट्रेशन और एडिटिव में क्या डिफरेंस है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस उसी से ही होता है, नाम ही है बैक्टीरिया में, है ना। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, लंग्स को इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है इसमें, है ना, कफ हो जाता है, स्नीजिंग होती है, स्पिटिंग होती है ना। तो ये सब इसके चीज़ें हैं। पर्सन टू पर्सन जो है ये ट्रांसफ़र होता है थ्रू दीज थिंग। मतलब कोई आप मान लो कोई आपके बगल में टीबी पेशेंट है, उसने खांसा और आपने वो ले लिया अपने अंदर, तो आपको भी टीबी हो जाएगा। तो इससे क्या होता है? लंग्स बेसिकली इफेक्ट होते हैं, है ना। तो जब लंग्स इफेक्ट होते हैं तब उसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, और जो कोई और ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम लंग्स इफेक्ट होता है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, ना। उसके बाद एक आता है ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। ड्रग रेसिस्टेंट मतलब कि किसी दवाई का जब आपका असर नहीं होता है, टीबी के लिए कुछ दवाई आती है ना, 6 महीने तक आप लेते हो, इस टाइप से दवाई आती है, कोर्स होता है पूरा दवाई का। जब वो दवाई असर नहीं करती है तो उसको हम बोलते हैं कि ड्रग रेसिस्टेंट टीबी हो गया, है ना। तो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी जब आपके बॉडी पे कोई ड्रग का असर नहीं हो रहा है। अब इसमें भी अलग अलग लेवल्स की होती हैं, जैसे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। तो सबसे इनिशियल स्टेज होता है ड्रग रेसिस्टेंट में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। इसमें क्या होता है? जो पहली 2 लाइन की ड्रग टीबी को ट्रीट करने वाली ड्रग्स होती हैं, जिसको बोलते हैं आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, है ना। रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड, इन दोनों जब इन दोनों ड्रग्स का असर नहीं होता है आपकी बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। उसके बाद अगली स्टेज आती है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो देखो, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट क्या होता है? ये एमडीआर तो है ही, इन दोनों से तो आपकी बॉडी ये जब दोनों दवाई पे तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर ही नहीं रही, इसके अलावा बाकी जो ड्रग्स हैं, मतलब जो सेकंड लाइन ड्रग्स होती हैं, उस पर भी रिएक्ट नहीं करी। तो बेसिकली एटलीस्ट 4 ऐसी ड्रग्स होनी चाहिए जो आपकी बॉडी पे रिएक्ट ही नहीं करी हैं, जिनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपकी बॉडी पे। तो इसमें बेसिकली फ्लूरोक्लोरिनीन्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद 3 इंजेक्टेबल सेकंड लाइन ड्रग्स आती हैं, जैसे अमिकासिन, सेप्रोमाइसिन और केनानमाइसिन, ठीक है। तो ये 3 ड्रग्स हैं, है ना। ये याद करने की ज़रूरत नहीं कौन से ड्रग हैं, बट ये फर्स्ट लाइन की तो एटलीस्ट याद रखो, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, ठीक है। टोटल ड्रग रेसिस्टेंट क्या होता है? जब इसका भी असर ना हो रहा हो और इसका भी असर ना हो रहा हो, मतलब किसी भी ड्रग का आपकी बॉडी पे असर नहीं हो रहा है, मतलब टीबी जो है वो इनक्योरेबल हो गया है, ठीक है। तो ना फर्स्ट लाइन ड्रग आपको बेनिफिट कर रही है, ना सेकंड लाइन कर रही है, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि टोटल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। उसके बाद इंडिया इज़ बीइंग द कंट्री विद द हाईएस्ट टीबी बर्डन। तो इंडिया जो है वो अभी जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसने ये बोला, कौन रिलीज़ करता है ये भी देख लो, WHO रिलीज़ करता है। उसने बोला कि इंडिया जो है उसके ऊपर हाईएस्ट बर्डन है टीबी का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली रिपोर्ट को देखते हैं। इंडिया ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? अगेन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये रिलीज़ करी। क्या? इंडिया ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। इसमें इंडिया स्पेसिफिक डेटा दिया गया है कि इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस का क्या फाइंडिंग है, ठीक है। तो इंडिया में बेसिकली 2.4 मिलियन केसेस हैं 2019 में, इंक्रीज़ हुए हैं पिछले साल से। पर जो मिसिंग केसेस हैं उसमें रिडक्शन आया है। मिसिंग केसेस क्या होते हैं कि जितने एस्टिमेटेड हैं और जितने रिपोर्ट हो रहे हैं, हो सकता है एस्टिमेटेड हों 15 लाख, है ना, बट रिपोर्ट हो रहे हों केसेस सिर्फ 10 लाख। तो ये 5 लाख का जो गैप है ना, उसको हम ये बोलते हैं मिसिंग केसेस। तो इसमें रिडक्शन आया, मतलब अब ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट जो है वो इम्प्रूव हुआ, 81% हो गया है 2019 में। बेस्ट परफॉर्मर्स अगर हम देखें, है ना, टीबी को क्योर करने के लिए, तो वो हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और स्मॉल स्टेट्स में, ये लार्ज स्टेट्स में है, स्मॉल स्टेट्स में कौन है? त्रिपुरा एंड नागालैंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन से इनिशिएटिव हैं इससे रिलेटेड? तो पहला है नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान 17 से 25। तो ये नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान क्या एम करता है? ये टीबी को एलिमिनेट करेगा बाय 2025। तो ये आपको याद रखना है कि ये टीबी को एलिमिनेट करेगा बाय 2025। और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 3, उसमें भी टीबी को एलिमिनेट करने की बात की गई है, बट उसको टीबी को एलिमिनेट करने की बात 2030 तक करी गई है।
बट जो इंडिया ने कमिटमेंट दिया है नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान में, उन्होंने बोला कि हम 2025 तक ही इसको एलिमिनेट कर देंगे। ये किस प्लान में है? नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान, ये आपको याद रखना है। फिर एक निक्षय पोर्टल लॉन्च हुआ है। ये बेसिकली नी मतलब होता है, मतलब टीबी को क्योर करने वाला है बेसिकली। क्षय मतलब टीबी होता है, नी मतलब एलिमिनेट, क्योर, इस टाइप से है। नी मतलब क्योर और क्षय मतलब टीबी। तो ये बेसिकली ऑनलाइन नोटिफिकेशन है टीबी पेशेंट्स का, ठीक है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया था टीबी के लिए, बस इतना याद रखना है, ठीक है। टीबी के डायग्नोसिस के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू अडॉप्ट कम्युनिटीज़ राइट्स जेंडर टूल्स डेवलप्ड बाय द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। ये कुछ नहीं है, बेकार है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप क्या है? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप देख लो क्या है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, इट एम्स टू एंश्योर दैट टीबी पेशेंट्स हैव एक्सेस टू इफेक्टिव डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर। इट वॉज फाउंडेड 2001 एंड इट्स सेक्रेटेरिएट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो बेसिकली ये पार्टनरशिप क्या करती है? ये इंश्योर करती है कि हर टीबी पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोसिस मिले, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और वो क्योर हो जाए। 2001 में लॉन्च हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये आपको याद रखना है। अगेन ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? अभी हमने पीछे देखा था, WHO ने रिलीज़ करी है 2019 में। वो इसने बोला था कि इंडिया में हाईएस्ट बर्डन है ना। तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो 2020 की है वो किसने रिलीज़ करी है? अगेन ग्लोबल टीबी रिपोर्ट WHO रिलीज़ करेगा। अब इसने बोला है कि 10 मिलियन लोग जो है वो बीमार पड़े हैं टीबी से 2019 में, बट ये डिक्लाइन हो रहे हैं, जो ये रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, साउथ अफ्रीका 44% जो है ग्लोबल टीबी केसेस को अकाउंट करते हैं। मतलब आप समझ लो कि सबसे ज़्यादा जो है जो ब्रंट पड़ रहा है टीबी का, वो इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और साउथ अफ्रीका में ही पड़ रहा है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि भाई अभी तो कोविड-19 चल रहा है ना, तो जिसको टीबी है ना, और उसको अगर कोविड हो गया तो आप समझ लो उसका क्या हालत होगा, है ना। तो इसी वजह से जो है दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात करें तो ये पब्लिक थ्रेट अभी भी बना हुआ है ना। इसके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लार्जेस्ट केसेस कहाँ मिल रहे हैं? इंडिया, चाइना और रशिया में। तो ये आपको याद रखना है कि जो 3 कंट्रीज़ हैं यही मैक्सिमम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस अकाउंट कर रही हैं। कौन कौन है? इंडिया, चाइना एंड रशिया। समझ में आ गया? इंडिया, चाइना एंड रशिया। अब ये बोल रहा है कि जो हमारा जो टारगेट है हम उसको मीट नहीं करेंगे टीबी से रिलेटेड। जो 2020 के माइलस्टोन है जिसमें हमने बोला था कि हम एन टीबी स्ट्रैटेजी को लॉन्च करेंगे और 20% तक हम इसका रिडक्शन करेंगे, वो 20% की जगह अभी सिर्फ 9% ही हुआ है ना। तो ये जो है हम टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। उसके बाद एक इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है, मॉस्को डिक्लेरेशन टू एंड टीबी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ऐसे आ जाए मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, मॉस्को डिक्लेरेशन यहाँ दे देगा और यहाँ दे देगा कुछ टीबी और दुनिया भर की दे देगा कोविड-19। तो आपको याद रखना है कि मॉस्को डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? टीबी से रिलेटेड है, कि हम इसमें टीबी को एंड करेंगे। अब इसमें क्या है, हम इसमें कमिट करेंगे कि भाई मल्टी सेक्टोरल एक्शन लेंगे, है ना, इनहांस करेंगे अकाउंटेबिलिटी, वही है, ट्यूबरक्लोसिस को एंड करेंगे 2030 तक। तो ये आपको याद रखना है कि 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस को एंड करने के लिए क्या है? मॉस्को डिक्लेरेशन टू एंड टीबी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पोलियो की। तो WHO ने बोला है कि WHO ने बेसिकली अफ्रीका को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया, है ना। ये न्यूज़ में था, इसीलिए हम देखते हैं कि पोलियो के बारे में भी पढ़ लेते थोड़ा। तो सबसे पहली बात तो ये जो WHO सर्टिफाई करता है किसी भी रीजन को पोलियो फ्री, वो कैसे करता है? तो कोई भी रीजन को अगर सर्टिफाई होना है कि वो पोलियो फ्री है, तो उसको 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक कोई भी केस नहीं होना चाहिए उस कंट्री में पोलियो का, ठीक है। कोई भी वाइल्ड पोलियो का केस नहीं होना चाहिए उस कंट्री में, तभी उस कंट्री को बेसिकली ये मिलता है दर्जा पोलियो फ्री का, ठीक है। अब 6 WHO के रीजन है, उसमें से 5 जो है वो पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गए हैं, वाइल्ड पोलियो फ्री, ठीक है। एक रीजन कौन सा है जो नहीं हुआ है? ईस्टर्न मेडिटेरियन। अब इस ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान में अभी भी केसेस हैं वाइल्ड पोलियो वायरस के। तभी पाकिस्तान से कोई आता है तो उसको ये दिखाना पड़ता है कि पोलियो का टेस्ट है, उसके बाद जब पोलियो वैक्सीनेटेड है वो, ठीक है, तो ये उसको दिखाना पड़ता है। उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने कब रिसीव कर लिया था पोलियो सर्टिफिकेशन? 2014 में इंडिया ने पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन रिसीव कर लिया था। पोलियो है क्या? पोलियो एक बहुत ही इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ है जो नर्वस सिस्टम को इम्पेयर करती है ना। इससे बेसिकली पैरालिसिस टाइप हो जाता है सिस्टम, आपके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। मतलब आप जैसे मान लो अगर पैर में हुआ तो पैर काम करना बंद कर जाएगा एक साइड का। तो वो बेसिकली नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है ना। 3 टाइप के हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अभी जो है सिर्फ अभी जो ग्लोबली चल रहा है कहीं भी जहाँ पे भी पोलियो वायरस है कहीं भी चल रहा है तो वो बस टाइप 1 है। टाइप 2 और टाइप 3 कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुके हैं। ये आपको याद रखना है कि टाइप 2 और टाइप 3 कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या पोलियो के लिए कोई क्योर है? नहीं है। इसके लिए इम्यूनाइजेशन आता है, वैक्सीन लगती है, ठीक है, बस वही है इसमें। बाकी इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है, ये ध्यान रखना।
पोलियो का कोई क्योर नहीं है, सिर्फ वैक्सीन आती है, वैक्सीन लगती है। अब वैक्सीन 2 टाइप की होती है, पहली है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और दूसरी क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, इनएक्टिवेटेड मतलब इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, मतलब डेड पोलियो वायरस इसमें होता है ना, ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ा पाए, मतलब प्रोटीन्स उसमें प्रोड्यूस हो पाए, ठीक है। तो इसमें इनएक्टिवेटेड होता है। और ओरल में क्या होता है, ओरल में लाइव वायरस होता है, बहुत ही वीक वायरस होता है बट लिविंग वायरस होता है। तो जब चाइल्ड को ये वैक्सीनेट होता है तो ये बेसिकली वायरस जो है वो रेप्लिकेट करता है और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम किसकी बात करते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू की। तो जो अपना बर्ड फ्लू है, ये है क्या, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये बेसिकली एक वायरल डिसीज़ है जो एक बर्ड से दूसरे बर्ड में फैलती है ना, बर्ड से दूसरे बर्ड में और एनिमल्स में फैलती है। ये बेसिकली इंट्रोड्यूस कहाँ से हुई थी, माइग्रेटरी बर्ड्स के थ्रू। तो माइग्रेटरी बर्ड्स लॉन्ग जो है अपना जर्नी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो यहाँ से वायरस लेके वो इधर आ गई थी, ठीक है। दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, है ना, टू इंडिया। अब लोकल मूवमेंट और रेजिडेंशियली जो बर्ड्स हैं और पोल्ट्री हैं उसमें भी ये स्प्रेड हो रहा है बहुत ही तेज़ी से। अब ये टाइप कौन सा है, किससे होता है ये एवियन बर्ड फ्लू, ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से होता है जो पोल्ट्री बर्ड्स को इफेक्ट करता है, जो चिकन वगैरह खाते हैं ना हम लोग। अभी बीच में आया था ना ये बर्ड फ्लू यही तो होता है, चिकन विकन से ही तो होता है ना। तो पोल्ट्री बर्ड्स में बेसिकली स्प्रेड होता है, चिकन टर्कीज़ में, है ना। एक्वाटिक बर्ड्स जो हैं वो इसका प्राइमरी रिसोर्स है ना। इन्फ्लुएंजा ए वायरस ये आता कहाँ से, एक्वाटिक बर्ड्स के थ्रू आता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, पहला है एवियन और दूसरा है स्वाइन। तो एवियन में आता है ऐसे H5N1, H9N2, है ना, और स्वाइन फ्लू में क्या आता है H1N1 और H3N2, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्वाइन इन्फ्लुएंजा जो है उसमें क्या आता है H1N1 एंड H3N2, समझ में आ गया। उसके बाद क्या ये ह्यूमंस को फैल सकता है, बिल्कुल फैल सकता है। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ या कॉन्टैमिनेटेड इन्वायरमेंट्स के साथ, या फिर आप ये इस टाइप का जो चिकन है जो इन्फेक्टेड था वो खा रहे हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये फैमिली का नाम पढ़ लेना, आप पूछता नहीं है वैसे, बट बहुत ही इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लेना। सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम होता है इसमें, ठीक है। ऑर्थो मिक्सोफ्री माइक्सो विवराडे, पूछेगा नहीं वैसे, छोड़ो हटाओ, है ना। इन्फ्लुएंजा वायरस बस ये याद रखो कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो ये बेसिकली फैलता कैसे है, ड्रॉपलेट से, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से। जो भी इन्फेक्टेड होता है उसके ड्रॉपलेट्स और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से बढ़ता है। मान लो उसने छींक दिया, है ना, और आपने इनहेल कर दिया तो आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और एड्स की बात करते हैं। तो इंडिया जो है अपना एड्स को इरेडिकेट करने का टारगेट जो है 2030 तक उसको मिस कर जाएगा, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 में ये दिया हुआ है कि हम एड्स को एंड करेंगे बाय 2030। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है ये। लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, कौन कॉज करता है, HIV। HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसकी वजह से ये होता है ना। क्या करता है इसमें क्या होता है, बेसिकली इम्यून सिस्टम आपका बहुत ही बेकार हो जाता है। तो ज़रा सा फीवर होगा तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और ऐसे मरने वरने का चांस आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ही बॉडी आपकी इम्यून होती है डिसीज़ के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए, है ना। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं एड्स को इरेडिकेट करने के लिए, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चलता है, नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है, इसमें हम TB को भी हटा रहे हैं ना, इसमें हम HIV एड्स को भी हटा रहे हैं। और ये आपको याद रखना है प्रोजेक्ट सनराइज़। प्रोजेक्ट सनराइज़ कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो नॉर्थ ईस्ट में हमको एड्स को हटाने के लिए क्या आया है, प्रोजेक्ट सनराइज़। ये आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट सनराइज़ किस लिए है, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में एड्स को हटाने के लिए है। उसके बाद एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सर्विसेज थ्रू मिशन संपर्क। तो मिशन संपर्क जो है वो भी एड्स को एलिमिनेट करने में डील करता है, ये भी आपको याद रखना है। 2 ये चीज़ें याद रखनी है, प्रोजेक्ट सनराइज़ और मिशन संपर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और येलो फीवर की बात करते हैं। तो येलो फीवर क्या है, येलो फीवर एक वायरल हेमोरेजिक डिसीज़ है ना। किससे ट्रांसमिट होती है, मॉस्किटोज़ को ट्रांसमिट करते हैं। नाम क्या है मॉस्किटो का, कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, एडियस और हेमिकोगस स्पीशीज़, ठीक है। ये वाले टाइप के ये मॉस्किटोज़ होते हैं जो येलो फीवर कॉज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें बेसिकली आपको जॉन्डिस हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, है ना, फीवर हो जाएगा, मसल पेन होने लगेगा, नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, फटीग हो जाएगा। तो ये सब सारे इसके येलो फीवर के सिम्टम्स हैं। ये बेसिकली कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, अफ्रीका, सेंट्रल और साउथ अमेरिका का एंडेमिक ये डिसीज़ है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। वैक्सीन इसके लिए क्या है, अवेलेबल है, तो ध्यान रखना वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है। सिंगल डोज मिलता है हमको येलो फीवर वैक्सीन का, और वो सफिशिएंट होता है इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमको लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद WHO ने अपना कैंपेन लॉन्च किया था, क्या, एलिमिनेट येलो फीवर एपिडेमिक स्ट्रैटेजी 2017। उससे उसको ये येलो फीवर को एलिमिनेट करने के लिए ये स्ट्रैटेजी फोकस करता है, ठीक है। तो जितना याद रखना है।
चलो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।